सभी, मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स से ब्रांड न्यू चैप्टर लेकर के आ गए हैं। इसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर इसे हाइट एंड डिस्टेंस नाम से भी पढ़ा जाता है। ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं। जो आज हम यहां पढ़ेंगे उसको पढ़ने के बाद में आप लोगों एनसीईआरटी के कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएगा। देखिए फटाफट से कैसे हम इस चैप्टर को कवर करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम है, हाइट एंड डिस्टेंस भी इसको बोला जाता है। देखो बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस एक्चुअली है क्या। देखो मान लेते हैं कि ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल है। क्या है ये? हॉरिजॉन्टल। और इस पॉइंट पे कोई बिल्डिंग है। मान लेते हैं इस पॉइंट पे कोई बिल्डिंग है, नाम देते हैं इस बिल्डिंग को ए बी, नाम देते हैं इस बिल्डिंग को ए बी। तो हम इसे कहेंगे दैट इज हाइट। क्या कहेंगे हम इसे? हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्या कहेंगे बच्चों? हाइट ऑफ बिल्डिंग। और अगर मान लेते हैं इस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप को ज्वाइन किया जाए, इस बिल्डिंग के टॉप को इस पॉइंट से या इस पॉइंट को बिल्डिंग के टॉप से ज्वाइन किया जाए, ये पॉइंट कहां है? पॉइंट कहां है? ये पॉइंट एट हॉरिजॉन्टल। पॉइंट एट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब प्लेन सरफेस पे, मतलब जमीन पे या कहीं पे भी एक प्लेन सरफेस है, उस प्लेन सरफेस के किसी एक पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया है बिल्डिंग के टॉप से। बहुत आसान भाषा में आपको पढ़ा दूंगा, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो ये कहलाएगी हाइट और ये कहलाएगी यहां से डिस्टेंस। तो हम इसे क्या कह देंगे? डिस्टेंस। अब एक्चुअली डिस्टेंस है क्या? डिस्टेंस है फुट ऑफ द बिल्डिंग। फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से उस पॉइंट की डिस्टेंस। यहां से डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड द पॉइंट और उस पॉइंट और बिल्डिंग के बॉटम से उस पॉइंट और बिल्डिंग के बॉटम के जो बीच का गैप है उसे क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस कह रहे हैं। और जो बिल्डिंग की जो टोटल हाइट है उसे कह रहे हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहां तक? मान लेते हैं आपको ये जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं आपको डिस्टेंस दे रखी है 100 मीटर। डिस्टेंस कितनी गिवन है यहां से? 100 मीटर। अब बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है, एच कैलकुलेट करना है और हमें एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, हमारे पास तीन इंफॉर्मेशन है हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर। अगर हम चाहते हैं हाइट कैलकुलेट करना या हम चाहते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो हमारे पास तीन इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। क्या है वो तीन इंफॉर्मेशन? ध्यान से देखिए। पहली, एक तो हाइट हमें कैलकुलेट करनी है तो डिस्टेंस हमें गिवन होना जरूरी है। अगर हाइट कैलकुलेट करनी है तो डिस्टेंस गिवन होना जरूरी है। डिस्टेंस के साथ साथ जो एंगल है वो भी गिवन होना जरूरी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक पढ़ के आए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक पढ़ के आए हैं, तो tan थीटा क्या बोलता है? ध्यान से देखिए, अगर यहाँ थीटा होता, अगर मैं इसे थीटा लेता तो tan थीटा क्या बोलता है? tan थीटा बोलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बोलता है tan थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप मुझे बताइए परपेंडिकुलर क्या इस डायग्राम में ए बी दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। क्या बेस यहां से AC दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है, AC बेस है, ठीक है। अच्छा, AB की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है? AB को हमने वेरिएबल कितना ले रखा है? H ले रखा है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो चुकी है? 100 हो चुकी है। और 10 30 मतलब 10 30 मतलब यहां से देखो छोटी सी एक इक्वेशन बनके आ गई है। बस इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो हम यहां से डिस्टेंस आर गिवन, हाइट कैन बी कैलकुलेटेड। अगर डिस्टेंस यहां से गिवन है तो हाइट कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन एक शर्त है, एंगल देना ही होगा। बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन की, एंगल ऑफ डिप्रेशन की, सब सारी चीजें, लाइन ऑफ साइट, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो बेसिक चीज है वो यही है कि मैं यहां से आपको ये समझा सकूं कि आपके पास चीजें टोटल कितनी है? तीन चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? तीन में से आपको कितनी गिवन रहेगी? 2 गिवन रहेगी। तो आप ऑटोमेटिकली एक फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसी छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो H कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया? 1/√3, 100 इधर चला जाएगा। अगर ये मान लेते हैं मीटर में है तो ये कुछ मीटर में आ जाएगा, तो H की वैल्यू आ जाएगी 100/√3 मीटर। क्लियर? 100/√3 मीटर, ठीक। अगर मान लेते हैं आपको कि डिस्टेंस नहीं गिवन होके हाइट गिवन होती तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, बड़ा ही आसान है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। देखिए अब इसको समझते हैं आगे कि मान लो डिस्टेंस आपको गिवन हो, डिस्टेंस गिवन ना हो तो हाइट गिवन होगी।
हाइट गिवन होगी तो एंगल भी गिवन होगा, मान लेते हैं यहां से एंगल है। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं, आपको ये हाइट जो गिवन है वो कितनी है, 50 मीटर है, और डिस्टेंस आपने क्या ले ली, x ले ली। हाइट को h ले लेते हैं, डिस्टेंस को x ले ली। ठीक है, फिर से लगाइए आप tan थीटा। tan थीटा क्या बोलेगा, tan थीटा बोलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा कितना है 60, तो tan 60 क्या बोल देगा, परपेंडिकुलर कितना है 50 और बेस कितना है x। कितना आ जाएगा tan 30, tan 60 कितना होता है √3, 50 बाय x। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 50 बाय √3। मतलब आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, मैं 2-3 डायग्राम बनाता हूं, देखो कैसे। अगर यहां से 30 है अगर यहां से 30 है, अगर ये h है तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये गिवन है, h अगर गिवन है तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये 60 है और h आपको गिवन है तो आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है वो गिवन है तो आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास यहां से ये है 60 डिग्री पे ये गिवन है तो आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। करें, समझ में आ रही है। 2 वैल्यू याद रखनी है, एक तो कौन सी tan 30। tan 30 कितनी होती है 1/√3, एक वैल्यू तो ये याद रखनी है। ठीक है, एक वैल्यू क्या याद रखनी है tan 60 क्या होती है √3, एक ये वैल्यू याद रखनी है। अगर ये 2 वैल्यू याद है, अगर ये 2 वैल्यू याद है और tan थीटा पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के तो आप लोगों के लेवल के तो क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब आपको मान लो ये पता नहीं ये BC है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा h/BC, क्या लिखा h/BC इज इक्वल्स टू tan 30। tan 30 मतलब 1/√3, तो h की वैल्यू BC की वैल्यू क्या आ गई h/√3, क्या आ गई BC की वैल्यू h√3, क्या आ गई BC की वैल्यू h√3। तो यहां से अगर ये h है तो ये क्या बन जाएगा h√3, क्या बन जाएगा h√3। समझ में आ रहा है। अगर ये h है और थीटा 30 है तो ये क्या बन जाएगा h√3। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को बात। अच्छा, यहाँ पे ये h है, यहाँ पे ये h है और 60 डिग्री है तो ये क्या बन जाएगा h√3, h/√3 क्या बन जाएगा h/√3। ठीक है, ये क्या बन गया था h से h√3, ये h से h/√3। 30 है तो h√3, 60 है तो h/√3। ठीक है, चलो यहां से लगाएंगे, तो यहां से लगाएंगे तो tan 30 कितना होता है वही 1/√3। 1/√3 किसके को लाएगा AB/x के, तो ये आ जाएगा x/√3। क्लियर है। जो ये काम है वो यहां पहुंच गया, लेकिन 60 से क्या बन गया 30। अच्छा, यहां 60 बनेगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा x√3। अगर ये ध्यान रहेगा आपको, ये थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसको याद रखना होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, इसमें इतने सारे एंगल हैं, इतनी वैल्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस याद रखने के लिए है। अगर आपको हाइट गिवन है तो आप डिस्टेंस इसके फॉर्म में निकाल सकते हैं। हाइट अगर गिवन है तो डिस्टेंस इसकी फॉर्म में निकाल सकते हैं, और डिस्टेंस आपको अगर गिवन है यहां से x, डिस्टेंस आपको यहां से अगर x गिवन है तो आप इसकी फॉर्मेट में ये आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन की, साथ में लाइन ऑफ साइट की। ठीक है, अगर ये हमें यहां से टर्म्स समझ में आ जाएंगी तो हम इन क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। जो क्वेश्चन आपके राइट हैंड पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं वो क्वेश्चंस मैं सारे आप लोगों को आज करवा दूंगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। कोई खास बात इसमें है नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर ये है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या समझना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो, एलिवेशन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे हम देख रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें हॉरिजॉन्टल से थोड़ा ऊपर की ओर देखना होता है, हॉरिजॉन्टल से अगर ऊपर की ओर देखना होता है तो हम हमारे गर्दन को या मुंह को थोड़ा सा ऊपर की ओर करेंगे। हॉरिजॉन्टल से जितना ऊपर की ओर करेंगे दैट इज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझना है कि आप यहां से देख रहे थे, ये A है, ये B है और ये C है। आप यहां से देख रहे हैं इस बिल्डिंग के टॉप को। पहले भी देख रहे थे, थोड़ी देर पहले भी आपने देखा। समझ में आ रही है बात। तो यहां से आपने कितने एंगल से देखा, क्या है ये लाइन ऑफ साइट। क्या है, क्या बोलेंगे इसको, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, एन इमेजिनरी लाइन। क्या होती है, एन इमेजिनरी लाइन मेड बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट्स किसके बीच में, जो देख रहा है और ऑब्जर्वर और जिसको देख रहा है ऑब्जेक्ट के बीच में।
जो ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट के बीच में, ये ऑब्जेक्ट है यहां पे रखा हुआ है, यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट देख रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर देख रहा है, ध्यान से देखिए, और यहां से जितने एंगल पे वो हॉरिजॉन्टल से, जितने एंगल पे वो हॉरिजॉन्टल से देख रहा है, इसे क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। अभी भी पढ़ा हमने, इसे क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब लेवल ग्राउंड, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो जो बिल्कुल प्लेन होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, वो क्या होगा, लाइन ऑफ साइट जितना उससे ऊपर की ओर होगा, जितना लाइन ऑफ साइट उससे ऊपर की ओर होगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन क्या बन गई, द एंगल बिटवीन line of sight, the angle between line of sight and horizontal, horizontal और line of sight के बीच में जो एंगल है उसे ही क्या कहा जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन ऑफ साइट है। अब बात करते हैं देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन की, एंगल ऑफ डिप्रेशन की। डिप्रेशन बड़ा ही आसान है, ध्यान से देखिए। डिप्रेशन एंगल कब बनता है, जब आप ऑब्जर्वर ऊपर चले गए हैं। इस बार आप ऑब्जर्वर बन के कहां चले गए हैं, ऊपर चले गए हैं। ऑब्जर्वर बन के कहां चले गए हैं, यहां चले गए हैं। ये ऑब्जर्वर है, ध्यान से देखिए, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये यहां पे ऑब्जेक्ट आ गया है। पहले यहां क्या था, यहां ऑब्जर्वर था, यहां ऑब्जर्वर था और यहां ऑब्जेक्ट था। तो यहां ऑब्जर्वर, यहां ऑब्जेक्ट, तो इस बार ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा था, अब की बार भी ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है। लेकिन पिछली बार ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट को देखने के लिए थोड़ा एंगल को ऊपर की ओर देखना होगा, ऊपर की ओर देखना होगा, क्लियर है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की ओर। और यहां से आप देखिए, अगर यहां से ये लाइन ऑफ साइट हम ये बनाएं, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, लाइन ऑफ साइट के इमेजिनरी लाइन मेड बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो बनने वाली लाइन है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई। तो जो डिप्रेशन का एंगल है उसकी भी डेफिनेशन वही है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी भी डेफिनेशन वही है। डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं। डेफिनेशन क्या है, द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, ये इसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्लियर है, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये लाइन ऑफ साइट है। तो हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। आ गई बात समझ में। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल। ये एंगल भी हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में है, ये एंगल भी हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में है। तो दोनों की डेफिनेशन सेम है। आ जाइए फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई खास बात है नहीं। 30-60 की वैल्यू मैंने आप लोगों को बता दी है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखो इंपॉर्टेंट बातें ये है, देखो अगर मान लेते हैं कि यहां से कई बार क्या होता है कि जो हाइट है वही डिस्टेंस बन जाती है, जो हाइट है वही क्या बन जाती है, डिस्टेंस बन जाती है। जितनी दूर हम देख रहे हैं और जितनी हाइट से हम देख रहे हैं, दोनों डिस्टेंस अगर क्या हो गई, सेम हो गई, क्लियर है। अगर इस केस में सेम हो गया तो आपसे थीटा पूछेगा, तो आपको क्या करना होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या करोगे, h कितना आ जाएगा 1, तो थीटा कितना हो जाएगा यहां से 45 डिग्री। मतलब जब हाइट एंड डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे, तब जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। 30-60 के मैंने केस आप लोगों को समझा दिए हैं, 90 यहां नहीं बनता है, क्लियर है। बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखो मैथमेटिक्स में थ्योरी ज्यादा होती नहीं है, फिर भी आप थोड़ी बहुत समझ गए होंगे कि लाइन ऑफ साइट क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और बहुत सारे पॉइंट्स जो याद रखने हैं आपको, बहुत सारे पॉइंट जो 30 और 60 में एच और एक्स के खेल को लेकर जो मैंने आपको 4 डायग्राम बताए थे, वो अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे, हल्का फुल्का ध्यान रखोगे, तो आपका काम आसान बनेगा। आज ये फटाफट से पहला क्वेश्चन करते हैं। द शेडो ऑफ ए बिल्डिंग इज 20 मीटर लॉन्ग व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ये बोल रहा है कि जो शेडो है, इस बिल्डिंग की जो शेडो है वो 20 मीटर बिल्डिंग क्या है, शेडो कितनी मीटर बनती है, 20 मीटर बनती है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 60। समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल आसान है। देखो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना, आपको एक डायग्राम बनाना है जिसके अंदर शेडो, अब देखो शेडो ऊपर थोड़ी होती है, शेडो तो कहां होती है, लेवल ग्राउंड पे होती है, हॉरिजॉन्टल पे होगी। तो शेडो कितनी है, 20 मीटर की है, एलिवेशन कितना है 60, हाइट ऑफ द टावर बताओ, हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताओ, कर लोगे, h/20 इज इक्वल्स टू tan 60। समझ में आ रहा है। अभी अभी सिखाया था मैंने, ये आपको गिवन है, तो ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं 60 के अंदर। अगर याद नहीं रहता है तो भी कोई बात नहीं है, आप यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। h कितना आ जाएगा, tan 60 √3 मतलब 20 √3, बस सिंपल 20 इंटू √3 की 1.732 वैल्यू होती है। ये आप लोग पुट कर सकते हैं, आप लोगों को आसानी से आंसर मिल जाएगा। होप सो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान लगा होगा।
अगर ये एग्जाम में आता है तो थोड़ी बहुत आपको लैंग्वेज लिखनी होगी। लैंग्वेज ये लिखेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 इज गिवन एंड द शैडो इज ये, तो डिस्टेंस ये हो गई। वी कैन अप्लाई हियर परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 1060, और ये सब लाइन एक दो लिख के वी नो दैट वगैरह करके हो जाएगा आपका काम। ठीक, आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर देखो, चारों के चारों जो क्वेश्चन हैं वो अलग अलग पैटर्न पे बेस्ड हैं। अच्छे क्वेश्चंस में लेकर के आया हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा इसमें दिमाग खुले। बच्चों की एक सबसे बड़ी शिकायत इसमें ये रहती है कि कई बार उनको क्वेश्चन से डायग्राम बनाना नहीं आता। अब मैं आप लोगों को देखो, एक दुखती नस पे आपके मैं हाथ रखूंगा, मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप इंग्लिश पे फोकस ज्यादा करें, जिससे क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन कहना चाहता है वो समझ में आएगा। अभी जो कहना चाहता है वो समझ में आएगा तो डायग्राम आसानी से बन जाएगा, क्योंकि डायग्राम कब नहीं बनता आप लोगों से, जब आपको वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है चार पांच बार पढ़ने के बाद में भी आपको ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो अगर वो ये नहीं समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्या पूछ रहा है, तो आपको यहां से डायग्राम सही से नहीं बनाना आएगा, और डायग्राम इसका सही नहीं बनेगा तो देखो आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी डायग्राम आप गलत बना देते, मान लेते 20 इसको ले लेते, आप h इसको ले लेते, तो आपका नो डाउट आंसर गलत ही आना था वो तो, है ना। तो ऐसे गड़बड़ हो जाती है इसके अंदर। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 30 मीटर हाई, देखो 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से बात चल रही है। द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व्ड टू हैव एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 45। ठीक है, तो यहां से एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, यहां से एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ये है आपकी 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, अब 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से आप टावर के टॉप को भी, टावर के टॉप को भी और टावर के बॉटम को भी, ठीक है, टावर के टॉप को भी टावर के बॉटम को भी डिप्रेशन से देख रहे हैं। अब 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ करके, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ के टावर के टॉप को भी डिप्रेशन से देख रहे हैं, टावर के बॉटम को भी डिप्रेशन से देख रहे हैं। तो भाई इसका ये मतलब तो ये हुआ कि जो बिल्डिंग है वो ऊपर है, टावर नीचे है, सिंपल सी बात है। तो यहां पे लगा देते हैं टावर, यहां पे लगा देते हैं टावर, और टावर के टॉप को भी देखा जा रहा है और टावर के बॉटम को भी देखा जा रहा है, मतलब दोनों केसेस एक साथ फॉलो यहां पे हो रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्या हो गई आपकी बिल्डिंग हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी बिल्डिंग हो गई। तो नाम दे देते हैं ABCD, और ये हो गया आपका टावर। ठीक है, टावर की हाइट पता करनी है, टावर की हाइट क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। टावर की हाइट पता करनी है, टावर की हाइट h मान लेते हैं। बिल्डिंग की हाइट आपको 30 मीटर गिवन है। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट आपको 30 मीटर गिवन है। तो जो डिप्रेशन का जो एंगल है, डिप्रेशन का जो एंगल है वो कैसे बनता है? अभी देखो हमने बताया था आपको, डिप्रेशन का एंगल ये होगा कि अगर आप किसी पॉइंट से कहीं नीचे की ओर देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल पे जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हॉरिजॉन्टल तो बनाना मस्ट है, हॉरिजॉन्टल तो बनाना मस्ट। अब ये मत समझना अभी दीवार कहाँ आ गई, दीवार तो ये थी, बिल्डिंग के ऊपर एक और दीवार आ गई। कह रहे नहीं भाई, बिल्डिंग के ऊपर कोई ऐसे दीवार आ सकती है क्या? सोचो, ये तो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना रहे हैं जिससे एंगल ऑफ डिप्रेशन पता चले। क्योंकि वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि टॉप को देखने से एंगल ऑफ डिप्रेशन अलग है और बॉटम को देखने से एंगल ऑफ डिप्रेशन अलग है। कहां से देख रहे हो भाई? बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को, बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम को देख रहे हो। देखो ध्यान से, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब ये घुमाव क्या है, ये बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का घुमाव 30 है, मतलब ये छोटा वाला एंगल 30 है और ये बड़ा वाला एंगल 45 है। अब आप मुझे बताओ कि ये वाला एंगल अगर 45 होगा, ये वाला एंगल अगर 45 होगा, तो ये वाला एंगल क्या 45 नहीं होगा क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से अगर एक लाइन और बना लेते हैं तो ये वाला एंगल आपको कितना मिल जाएगा? बोलो 30 डिग्री मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये 30 मीटर है तो ऑटोमेटिकली ये भैया कितना हो गया 30, अभी अभी समझाया था। जब 45 डिग्री का एंगल बनेगा, जब 45 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां से अगर 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये h होगा, तो ये भी h होगा, ये 100 होगा तो ये 100 होगा, 200 होगा तो 200 और 30 होगा तो 30। मतलब यहां से ये अगर 30 है तो ये ऑटोमेटिकली 30 आ गया, तो ये भी कितना आ गया 30 आ गया। क्लियर है? अब देखो हमें ये वाली चीज कैलकुलेट करनी है, तो एक काम करते हैं, ये वाली कैलकुलेट कर लेते हैं, उस टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी, जो यही होगी। सही बात। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए, टोटल तो 30 है, ये वाली कैलकुलेट करने के लिए एक काम करते हैं, इसे ई नाम देते हैं। और यहां से आप ट्राइंगल में देखिए, AED में देखिए, ध्यान से देखिए, AED में, AED में ध्यान से देखिए, दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 30 है भैया, और इसे आपने यहां से क्या ले लिया है 30 मीटर, ये मिल गया है आपको, तो ये x है। तो क्या करोगे, x बाय 30 इज इक्वल्स टू 1/√3, तो ये x कितना आ जाएगा 30/√3। रैशनलाइजेशन √3 √3 √3 3 10√30,
10√3 क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 10√3, तो ये कितना आ गया आपका 10√3। अब टोटल हाइट 30 है, क्योंकि ये कैलकुलेट करनी है, क्योंकि बीई होगी वही सीडी होगी ना, ध्यान से देखो, बीई होगी वही सीडी होगी, वही क्या होगा आपका एच होगा। तो देखिए बीई कैसे कैलकुलेट करेंगे, एबी में से एई को माइनस कर देंगे, एबी में से एई को माइनस कर देंगे। एबी कितनी थी भैया, 30 थी, 30 में से 10√3 को माइनस कर दिया, तो 30 माइनस 10√3, 30 माइनस 10√3 क्लियर है। होप सो ये समझ में आएगा। दोबारा देख लो, एक बार दोबारा देख लो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन इसके अंदर हमेशा 4-5 लाइनों के अंदर आपके पास आएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ 30 मीटर हाई, 30 मीटर हाई, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से किसे देख रहे हैं, एक तो टावर के टॉप को देख रहे हैं, एक टावर के बॉटम को देख रहे हैं। ये भैया टावर है, ये टावर है, टावर का ये टॉप है, टावर का ये बॉटम है। तो टावर के टॉप को देख रहे हैं तो 30 डिग्री घूम रहे हैं, और टावर के बॉटम को देख रहे हैं तो 45 डिग्री घूम रहे हैं। अब ये 45 डिग्री घूम रहे हैं, 30 डिग्री घूम रहे हैं, तो ये 30 घूम रहे हैं तो ये भी 30 हुआ, ये 45 हुआ तो ये भी 45 हुआ। अब देखो ये पूरा 30 है, ये पूरा 30 है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हुआ 30, ये 30 हुआ तो ये भी 30 हुआ, ये 30 हुआ, ये 30 हुआ, तो ये 10√3 हो गया। और 30 में से 10√3 माइनस कर दिया तो बी आ गया, बी क्या होगा, सीडी होगा। देखो बड़ा ही आसान है। होप सो सेकंड टाइम में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आसान भाषा में करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा प्रॉब्लम समझने की जरूरत नहीं है, आसानी से आपका काम हो जाएगा, कोई खास इसमें है नहीं। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अ बोट इज बीइंग रॉड अवे फ्रॉम अ क्लिफ 150 मीटर हाई। ये बोल रहा है कि एक बोट है भैया 150 मीटर ऊंची चट्टान से दिख रही है। एट द टॉप ऑफ क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस 60 to 45। ये बोल रहा है, अब देखो 60 to 45 चेंज हो रहा है, 60 to 45 चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो डिप्रेशन का जो एंगल था, डिप्रेशन का जो एंगल था वो पहले क्या था, 60 डिग्री था। देखो डिप्रेशन का जो एंगल था पहले क्या था, 60 डिग्री था, और बाद में एंगल क्या रह गया, बाद में एंगल क्या रह गया, 45 डिग्री रह गया, सही है। तो पूरा बड़ा वाला एंगल कितना डिग्री था, 60 डिग्री, और ये कितना रह गया, 45 डिग्री। तो ये है आपकी क्लिफ, ये है आपकी क्लिफ, ए बी आपकी क्या है, क्लिफ है, ए बी क्या है, क्लिफ है। क्लिफ कितने की है, 150 मीटर की है, ठीक है। ये बोल रहा है कि अ बोट इज बीइंग रोड, एक बोट चल रही है फ्रॉम अ क्लिफ 150 मीटर हाई। एट द टॉप ऑफ क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस 60 to 45 इन 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर 60 से 45 हो गया। पहले तो मतलब बोट यहां थी, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, बोट की इनिशियल पोजीशन यहां थी, और ये बोट की क्या हो गई, फाइनल पोजीशन। मतलब बोट चल रही है इस साइड में, ठीक है, बोट आपकी चल रही है इस साइड में, ये बोट है आपकी, और ये बोट आपकी चल रही है इस साइड में। अब इस साइड में अगर बोट चल रही है तो 2 मिनट के अंदर ये डिस्टेंस बोट ने कवर करी है, क्लियर है। डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट्स, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट, 2 मिनट में इतनी डिस्टेंस कवर की गई है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। अब ये 2 मिनट के अंदर अगर डिस्टेंस कवर की गई है तो स्पीड पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर की गई है 2 मिनट में, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस में टाइम का क्या लगाओगे, डिवाइड लगाओगे, स्पीड आ जाएगी। स्पीड कैसे निकालोगे भैया, स्पीड कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस मीटर्स में ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर देखो यहां से भैया ये 60 है, ध्यान से देखना, अब ये वही वर्टिकली वही वापस आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कितना है, 69 क्लास के मैथ आ रही है इसमें, ये 60 है। तो आप मुझे बताओ ये वाला 60 नहीं होगा क्या, ये वाला 60 होगा, ठीक है। और ये अगर 45 है भैया, ये अगर 45 है तो ये भी यहां से क्या होगा, 45 होगा। समझ में आ रही है बात। तो देखो आप मुझे बताओ कि ये अगर 45 है तो ये 45 होगा, तो ये 150 है तो ये 150 होगा। क्योंकि देखो ध्यान से, ये 150 है, यहां से एंगल कितना बन रहा है, सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे एंगल कितना बन रहा है, 45। ये 150 मीटर है तो ये भी क्या होगा भाई, 150 मीटर ही होगा ना। ध्यान से देखो, ये भी क्या होगा, ये 150 मीटर है तो ये भी 150 मीटर ही होगा। तो टोटल तो आ चुकी है 150 मीटर, 150 मीटर टोटल तो आ चुकी है। क्या हम आप मुझे बताओ इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करोगे, 150 बाय बी आई, जो भी है, जो भी वैल्यू है, एक्स ले लो, कोई बात नहीं, एक्स ले लो, ठीक है। तो 150 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1060, 150 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1060, 1060 मतलब √3। तो एक्स कितना आ गया यहाँ से, एक्स आ गया 150 बाय √3, एक्स आ गया 150 बाय √3, √3 का इंटू √3 का डिवाइड, 3 3 50 √3, कितना आ गया भैया 50 √3। मतलब ये भी कैलकुलेट हो चुका है कितना, 50 √3।
अब क्या ये डिस्टेंस निकाली जा सकती है? क्योंकि डिस्टेंस निकालना ही तो मुद्दा है। डिस्टेंस में तो टाइम का डिवाइड लगाओगे तभी तो स्पीड आएगी। समझ में आ रही है बात? आपको टाइम इंटरवल ये दे रखा है, टाइम इंटरवल ये तो नहीं दे रखा, ये तो नहीं दे रखा, वो पता नहीं कब की निकली हुई है, सुबह की निकली हुई है, लेकिन हमें तो 2 मिनट के अंदर हमने देखा तो जो डिप्रेशन है वो एंगल घट करके 45 हो गया। पहले डिप्रेशन ज्यादा देखना पड़ रहा था, यू ज्यादा देखना पड़ रहा था, धीरे धीरे वो क्या हो गया, कम हो गया। तो डिप्रेशन कम हो गया 2 मिनट के अंदर। कितने डिग्री का डिप्रेशन कम हो गया? 15 डिग्री का डिप्रेशन कम हो गया। क्लियर? तो ये आ गया आपका 50√3, ये टोटल 150 है। तो क्या आप यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, डिस्टेंस यहां से निकाली जा सकती है। तो स्पीड कैसे निकालोगे? स्पीड निकालोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन सॉरी टाइम से। स्पीड कैसे निकालोगे बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस कितना है? 150 माइनस 50√3, 150 माइनस 50√3, और टाइम कितना है आपके पास? 2 मिनट, मतलब 120 सेकंड। ठीक है, 120 सेकंड। ये 150 मीटर है ना, मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी। तो 120 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकंड। तो अगर ऊपर से आप देखेंगे कॉमन आएगा, तो कॉमन कितना आएगा? आप अगर आप ऊपर से देखेंगे तो 50 तो आराम से ले ही सकते हैं। क्या ले सकते हैं? देखो 5 यहां से 10 ले लेते हैं कॉमन। चलो इसको 150 को लिखते हैं 50 3 इंटू 50। ठीक है, 50√3 अपॉन 120। आराम से देखो, इसको भी 50 और भी कॉमन लिया जा सकता है, इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। √3 इंटू √3 इंटू 50 माइनस 50√3 अपॉन 120। ये कितना बनेगा? 150 बनेगा ना भैया। तो अब 50√3 कॉमन आ जाएगा, तो 50√3 कॉमन आएगा तो 50√3, यहाँ क्या बच गया? √3 माइनस 1 अपॉन का 120, 0 से 0 गया। तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5√3, √3 माइनस 1 अपॉन का 12। ठीक है, ये आप वैल्यूज पुट करेंगे। √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ये सब आप वैल्यू पुट करके 12 का डिवाइड लगाएंगे, इनटू करने के बाद में 12 का डिवाइड लगाएंगे, यू विल गेट द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर सेकंड। अच्छा क्वेश्चन था डिस्टेंस एंड फॉर्म हाइट एंड डिस्टेंस का, या मैं यूं कहूं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन का मतलब ही क्या होता है कि कहां हम इसको ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर सकते हैं। देखो इन सब चीजों में यूज की जा सकती है। कई बार हमें डिस्टेंस गिवन होती है, हाइट मेजरेबल नहीं होती है, मतलब इतना मेजर नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि अगर ये डिस्टेंस होगी और ये एंगल अगर है हमारे पास तो हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, और हाइट है तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखेंगे इसमें यही खेल चल रहा है, हाइट के बारे में बताता है, डिस्टेंसेस निकालते हैं। 30, 60, 45 के अलावा कोई नाम यहाँ पे नहीं लेगा। 30, 60, 45 के अलावा यहाँ पे किसी एंगल का नाम नहीं लिया जाएगा। मस्त रहिए आप लोग। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अलावा भी ज्यादा क्वेश्चंस यहां से नहीं बनते हैं। फिर भी बनते हैं तो आप साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक, टेन सब जानते हैं, उनका भी रेशियो का यूज करके आप क्वेश्चन को कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बात यह है कि आपको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है, उसे ही चैप्टर ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आएगा। इंग्लिश अगर गड़बड़ है, नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन कहना ही क्या चाहता है, ऑब्जर्वर कहां बैठा है, किसे देख रहा है, कभी किसे देख रहा है, आपको नहीं समझ में आएगा, फिर तो बड़ा गड़बड़ आप लोगों के लिए हो जाएगी। इसलिए थोड़ा इंग्लिश पे फोकस कीजिए और ऐसे क्वेश्चंस बार बार पढ़िए, उनकी हिंदी कीजिए, गूगल से उनकी हिंदी निकालिए और ये पता कीजिए कि आपको कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वो कहना क्या चाहता है। जब तक उसकी फीलिंग समझ में नहीं आएगी तब तक आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। आपको भले ही कितना ही 1030, 1060, 1045 सब कुछ पता है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, नहीं कर पाएंगे। आज ये क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 4। ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। एक टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है भैया? 30 डिग्री है। ये टावर है, ये एलिवेशन 30 डिग्री है। ठीक है, ऑन मूविंग 20 मीटर नियरर द एंगल ऑफ एलिवेशन 60। मतलब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि यहां से अगर 20 मीटर चल दिया जाए, 20 मीटर चल दिया जाए तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 60 डिग्री बन जाएगा। हाँ, हमको पता है कि अगर आप टावर के बगल में, टावर के साइड जाओगे, टावर की ओर अगर चलोगे तो टावर की ओर चलोगे तो यहां से चलते आपको देखो, यहां से चलते देखो एंगल ऑफ एलिवेशन तो बढ़ा के देखना होगा ना। आप दूर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट को पास देखते हैं, यूं करके देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है। तो यहां आप जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। कितने मीटर के बाद में बढ़ जाएगा? 20 मीटर के बाद में। उसमें क्या बढ़ रहा था? 2 मिनट के बाद में घट रहा था, उसमें टाइम दे दिया था। यहाँ पे हमारे को ये 20 मीटर दे दी गई है। आपको क्या पूछ रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कोई बात नहीं, टावर की हाइट क्या ले लेते हैं भैया? टावर की हाइट h ले लेते हैं। अभी देखो हमने ये यहां से देखा, अभी हमने यहां से देखा कि ये अगर ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, अगर ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये h होगा, तो ये 60 होगा, तो इसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। चलो नाम देते हैं इसे ABC। तो BC कैलकुलेट किया जा सकता है कैसे? AB बाय BC इज इक्वल्स टू 1060, मतलब √3। AB कितना है? h, तो BC कितना आ जाएगा? h बाई √3। तभी तो बताया था आप लोगों को डायरेक्ट मैंने, है ना? नहीं याद रहता है, कोई बात नहीं। अगर ये h है तो ये h बाई √3 है ना?
ये h है तो ये h/√3 है, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस आ गई वो क्या आ गई, h/√3। अभी अभी ये भी समझाया था कि अगर 30 डिग्री है और ये h है तो ये h√3 होगा। आप करके देख लीजिए, h/x इज इक्वल्स टू 1/√3, तो x जाएगा h√3, तो h√3 हो गया। टोटल हाइट मतलब कितनी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, h√3। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, h√3। ये डिस्टेंस क्या है, h/√3। ये कितनी होगी, h√3। अब आप मुझे बताइए क्या ये 20 है, ये 20 आई कैसे होगी, h√3 में से h/√3 माइनस किया होगा, h√3 में से h/√3 माइनस किया होगा, तभी तो 20 आया होगा। ले लो भैया एलसीएम, काम हो चुका है आपका। 3h माइनस h इज इक्वल्स टू 20, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2h/√3 इज इक्वल्स टू 20। 2 ने 20 को काटा 10 टाइम, h कितना आ गया आपका 10√3, मतलब 10√3 इसकी क्या है, हाइट है मीटर में। होप सो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कुछ फास्ट मैंने नहीं पढ़ाया है, बिल्कुल आसान भाषा में, और पहले मैंने बेसिक्स पढ़ाए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, और जितने भी टाइप के बेसिक्स इसके अंदर जरूरत है वो सारे मैंने पढ़ा के आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं। क्वेश्चन ज्यादा करवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये चारों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में और रेफरेंस बुक में मिल जाएंगे, और प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन आप उठाइए, उनको सॉल्व कीजिए। नहीं आता तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।